हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब परीक्षाओं का समय बहुत नज़दीक है, जिसके चलते सभी अध्यापक, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हों, और सभी विद्यार्थी मिलकर इस परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें हर संभव योगदान के लिए हिंदी संक्रांति मंच सदा से ही वचनबद्ध रहा। तो इन प्रश्नों के संकलन के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उन सभी मेहनती अध्यापकों का, जिन्होंने अपनी ऊर्जा, अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए राजनीति शास्त्र के विषय के जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में संभावित हैं, उनका संकलन किया है। और इसके साथ साथ हम उन उच्च अधिकारी वर्ग का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनके सफल निर्देशन से यह कार्य संभव हो पाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र के विषय में। राजनीति शास्त्र जो कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो इसमें आपको पता है कि इस बार जो परीक्षा के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा सा मूलभूत परिवर्तन हुआ है। जो आपके 80 अंकों की जो परीक्षा है, उसमें से जो 40 अंक हैं, हाँ जी, मैं इन 40 अंकों की बात कर रहा हूँ। ये जो 40 अंक है, जो MCQ प्रश्न आपको आने हैं, यानी कि आपके 15 पाठों में से 40 अंकों के जो प्रश्न हैं वो आपको MCQ प्रश्न आने हैं, जिनकी चर्चा आज की कक्षा में हम करेंगे। यह कक्षा आप बड़े ध्यान से आप देखिए, समझिए, और आपको इस कक्षा में केवल MCQ प्रश्न की तैयारी ही करवाई जाएगी, जो कि पाठ आधारित होंगे। तो जो विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते हो, वो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, और जो उन उत्तरों से परिचित नहीं है, जिनके उत्तर आपको नहीं पता है, आप उनको साथ के साथ नोट करते चलें, ताकि आप आने वाले समय में जो बोर्ड की आपकी फाइनल एग्जामिनेशन होनी है पॉलिटिकल साइंस की, उसके लिए बेहतर तैयारी कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परीक्षा। आज का जो पहला पाठ है वो पाठ है शीत युद्ध का दौर। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या रहा? 1910 से 14, 1914 से 18, 1915 से 1919 या 1920 से 1925? तो इसका सही उत्तर है 1914 से 1918। इसी प्रकार जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, उसका जो समय था वो था 1939 से 1945। तो आप अपने उत्तर देने की कोशिश भी कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको उनके उत्तर नहीं पता तो आप उनको साथ के साथ नोट करते चलें। प्रश्न संख्या 3, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो यहाँ पे तिथि आप नोट कर लीजिए। 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था वो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, और इसी प्रकार जो 9 अगस्त को जो दूसरा एटम बम गिराया गया था 1945 को, वो गिराया गया था नागासाकी के ऊपर। तो आपने इसको ध्यान में रख लेना है, 6 अगस्त के लिए हिरोशिमा और 9 अगस्त के लिए नागासाकी। दूसरे विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई? तो दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। आपको पता होगा कि जो विश्व की शक्तियां थी वो दो धड़ों में बट गई थी, धुरी राष्ट्रों की और मित्र राष्ट्रों की। इस नाम से उनकी जो है समूह बन गया था। तो उसमें जो जीत हुई थी वो मित्र राष्ट्रों की हुई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो शीत युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसका सी ऑप्शन रहेगा। 1945 के बाद शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर की जो है स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, शीत युद्ध किससे संबंधित है? तो शीत युद्ध किससे संबंधित है? इसमें सैनिक प्रतिस्पर्धा भी है, यानी कि मिलिट्री कंपटीशन भी रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमारे पास हो। राजनीतिक अविश्वास भी इसका कारण है, और वैचारिक द्वेष, जो वैचारिक मतभेद है, वो भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी। तो शीत युद्ध किससे संबंधित है? इन सभी से संबंधित है। इसके पश्चात शीत युद्ध का समय रहा। अभी हमने आपसे बात की थी कि शीत युद्ध जो है 1945 के बाद शुरू हुआ, तो यानी कि इसका जो समय है वो 1947 से 1991 तक का इसका समय माना जाता है। और प्रश्न संख्या 9, शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? तो इसमें दो ध्रुवीय व्यवस्था बन गई, यानी कि जो दो ध्रुव बन गए थे पूरे विश्व की जो व्यवस्था की। और इसके पश्चात
शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो शीत युद्ध का प्रमुख कारण बर्लिन की नाकेबंदी भी रही, जर्मनी का विभाजन भी रहा और दोनों महाशक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद। यदि इसका उत्तर भी क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। आप इसको साथ ही साथ नोट करते चले जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस संबंध में लगती है। इसके पश्चात मार्शल योजना का संबंध किससे है? तो मार्शल योजना का जो संबंध है वो है पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने से। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का जो संबंध है वो पश्चिमी यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इसकी योजना को क्रियान्वित किया गया है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 12, उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 को, 1949 में। इसी प्रकार सीटो की स्थापना कब हुई? तो सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में। ये जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, नाटो, सीटो और सेंटो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से एक प्रश्न आने की जो संभावना है वो 100% रहती है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 14, सेंटो की स्थापना कब हुई? तो सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। इसके पश्चात 15 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध अमेरिका से नहीं रहा? तो अमेरिका से संबंध नहीं रहा वारसा पैक्ट का। बाकी जो तीनों हैं ये वाले नाटो, सीटो और सेंटो, ये किससे संबंधित हैं? ये अमेरिका से संबंधित हैं। वारसा पैक्ट जो है वो अमेरिका से संबंधित नहीं है। और जो वारसा पैक्ट था, वारसा की जो संधि थी, ये कब हुई थी? ये भी 1955 में हुई थी वारसा पैक्ट। और वांडुंगू सम्मेलन कब हुआ? वांडुंगू जो सम्मेलन था ये भी 1955 में हुआ। और U-2 विमान का जो विमान कांड था उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है शीत युद्ध से। तो ये हमने 18 प्रश्न इसकी जो चर्चा की है जो पहले पार्ट से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 19, जो बर्लिन की दीवार है उसका निर्माण कब हुआ? तो बर्लिन की जो दीवार है उसका निर्माण हुआ था 1961 में। 1961 इसका सही उत्तर रहेगा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है ये 3 जो व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों की संयुक्त विचारधारा थी। तो इन तीनों का जो नाम है इसमें लिया जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो 3 इन कर्मठ व्यक्तियों की देन थी, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो। और गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। यानी कि जो विश्व जो था उसमें रशिया और अमेरिका के गुटों में जो विभाजित था उनमें से किसी भी गुट का समर्थन ना करना। और भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का प्रमुख कारण क्या रहा? तो भारत द्वारा जो गुट निरपेक्षता की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपनाई गई उसके पीछे क्या कारण था? इसमें कारण यह भी था कि भारत शांति का समर्थक है, भारत दोनों गुटों से सहायता चाहता था, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा थी। यानी ये तीनों कारण रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 23 है, गुट निरपेक्षता की नीति का तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है जो गुट निरपेक्षता की नीति है। यह सैनिक संगठनों का विरोध करती है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद और जातिवाद का विरोध करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। जो गुट निरपेक्षता है यह एक स्वतंत्र विदेश नीति भी है जिसे भारत ने अपनाया हुआ है, और यह सैनिक संगठनों का विरोध करती है और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद और जातिवाद का विरोध करती है। तो इसके लिए तीनों ही विकल्प सही है। तो इसका उत्तर रहेगा डी। परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि परमाणु जो हथियार हैं उनका प्रसार नहीं किया जाएगा। तो इसकी जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1 जुलाई 1968 को। और 25वां प्रश्न है, वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो जो पहला शिखर सम्मेलन था 1961 में वो बेलग्रेड के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। और इसके बाद शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का,
कि जो शीत युद्ध का वातावरण होता है वो इस प्रकार का वातावरण होता है जैसे कि मृत्यु दंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण। तो इसके बारे में बात की है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके पश्चात शीत युद्ध के दौरान किन देशों में अपार जनमाल की हानि हुई? तो शीत युद्ध के दौरान जो अपार हानि हुई है वो पूरे विश्व की हुई है, यानी कि अफगानिस्तान, वियतनाम और कोरिया, ये तीनों ही देश इसमें शामिल हैं जिनकी शीत युद्ध के दौरान हानि हुई। तो इसका विकल्प रहेगा उपरोक्त सभी। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तीसरी दुनिया जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले एल्फ्रेड सीवी ने किया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो इस दीवार को गिराया गया 1989 में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो मध्य बनी दीवार थी जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है उसे 1989 में गिराया गया। शीत युद्ध की समाप्ति कौन से वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1991 में। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया? तो अखाड़े के रूप में महाद्वीप जो सामने आया वो था यूरोप, जिसने दोनों महाशक्तियों के बीच में अखाड़े का काम किया। और क्यूबा मिसाइल संकट कब शुरू हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट जो शुरू हुआ था वो 1962 में शुरू हुआ था, 1962 में शुरू हुआ था। भारत सोवियत मित्रता संधि कब हुई? भारत सोवियत मित्रता संधि हुई थी 1971 में। और रूस में साम्यवादी क्रांति, जो रूस की क्रांति के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, वो कब हुई है? 1917 में। जो रूस की क्रांति है वो 1917 में हुई। और पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण, जो दीवार को गिराने के बाद जो इसका एकीकरण हुआ वो कब हुआ? 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। और वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? जो वार्सा संधि हुई थी उसका औपचारिक समापन कब हुआ? जब जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो वार्सा पैक्ट जो है वो भी समाप्त हो गया था 1991 में। वर्तमान में गुट निरपेक्ष संगठन के देशों की संख्या कितनी है? तो इन देशों की संख्या है 120। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ है तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि 1991 में। आप ये बातें याद रखिए कि वार्सा पैक्ट और शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का विघटन, ये तीनों घटनाएं एक ही वर्ष की हैं, यानी कि 1991 की हैं। शीत युद्ध का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया? शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले बर्नार्ड वारुच ने इसका प्रयोग किया था, इस शब्द का जो प्रयोग किया था। और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत किस दशक से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1970 के दशक से, जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। तो इसके पश्चात हमारा जो पाठ संख्या 2 है, जो दूसरा पाठ है, दो ध्रुवीयता का अंत, जो 2 एक्सिस थी उनकी पावर का कैसे अंत होता है, उस पाठ से संबंधित प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो जो 2 ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी वो किस कारण से हुई थी? वो शीत युद्ध के कारण हुई थी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का वातावरण बन जाता है, तो उसके पश्चात इस व्यवस्था की स्थापना हुई। भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? हमने पिछले पाठ में किया, वो 1991 में हुआ। मार्शल योजना का संबंध किसके साथ है? आर्थिक सहयोग के लिए योजना बनाई गई थी और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौमिकान का संबंध किस देश से है? तो कौमिकान का जो संबंध है वो भूतपूर्व सोवियत संघ से है, जब रूस का विभाजन नहीं हुआ था उस समय के रूस से है। और वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? ये भी हमने बात की थी, 1991 में हुई थी और उसकी जो तिथि थी वो थी 1 जुलाई 1991 को। मिखाइल गोर्बाचेव ने भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब त्याग पत्र दिया था? तो ये जो त्याग पत्र उन्होंने दिया था राष्ट्रपति पद से, वो दिया था 25 दिसंबर 1991 को। समाजवादी सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत संघ जो था वो अस्तित्व में आया सन
1917 में। दूसरी दुनिया के देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया के जो देश कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं गुलाम देश, या गरीब देशों के द्वितीय युद्ध के जो बाद के देश थे उनको, या नए स्वतंत्र देशों को, या सोवियत संघ और सोवियत खेमे के देश। जो सोवियत संघ और सोवियत खेमे के देश थे उनको दूसरी दुनिया के देश कहा गया। तो उसका सही विकल्प है विकल्प डी। मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के महासचिव कब बने? तो मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के महासचिव बने सन 1985 में। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मिखाइल गोर्बाचेव भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? तो राष्ट्रपति बने ये 21 फरवरी 1988 को, यानी कि इन्होंने राष्ट्रपति पद की जो कमांड है वो संभाली। पेरेस्ट्रोइका और ग्लाइस्नोस्त की नीति का संबंध निम्न में से किस सोवियत राष्ट्रपति से है? तो इनका संबंध मिखाइल गोर्बाचेव के साथ है। और पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? कब गिराई गई थी? इसका हमने उत्तर पिछले पाठ में किया। और कब खड़ी की गई थी? तो ये खड़ी की गई थी 1961 के अंदर। और पूर्वी एवं पश्चिमी बर्लिन के बीच की दीवार को कब गिराया गया? तो ये गिराया गया था 1989 में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये एकीकरण हुआ जब दीवार गिराने के पश्चात सन 1990 के अंदर। और सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में कितने पूर्व गणराज्य शामिल हुई? तो इसमें 12 गणराज्य शामिल हुए, ये आपने याद रखना है। रूसी संघ के नए संविधान के अंतर्गत हुए सन 1992 के चुनावों में राष्ट्रपति कौन बने? जो रूसी संघ के नए संविधान के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे 1992 में, उसमें राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। ये इसका सही उत्तर रहेगा। और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्न में से कौन सा हुआ? तो इनमें से कौन सा परिणाम आप मानते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसका क्या परिणाम निकला? तो शीत युद्ध का अंत हुआ, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यानी कि इसका सही विकल्प क्या बनेगा? उपयुक्त सही। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 18। सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की घोषणा की? तो लिथुआनिया ने सबसे पहले एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा की। और सोवियत संघ द्वारा पूर्वी देशों से बनाया गया संगठन कौन सा था? जो पूर्वी देशों से बनाया गया संगठन था सोवियत संघ रूस के द्वारा, तो ये था वार्सा पैक्ट संगठन। क्योंकि जो बाकी तीनों हैं नाटो, सीटो और सेंटो, ये अमेरिकी संगठन थे। और वार्सा पैक्ट जो था वो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था पूर्वी देशों के सहयोग से। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो वो भूमिका निभाई थी बोरिस येल्त्सिन ने। जो तख्ता पलट की भूमिका थी वो बोरिस येल्त्सिन ने निभाई। ऑप्शन सी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है। शॉक थेरेपी मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित था? जो शॉक थेरेपी मॉडल था इसमें सहयोग दिया था विश्व बैंक का भी था, अमेरिकी और पश्चिमी गुटों का भी था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी था। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त तीनों। इसी प्रकार शॉक थेरेपी किन देशों के लिए अपनाई गई थी? तो ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी ये पूर्वी सोवियत खेमे के देशों के लिए अपनाई गई थी। ये जो शॉक थेरेपी थी, जो झटका पॉलिसी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी पूर्वी सोवियत खेमे के देशों के लिए। सोवियत संघ में जो 15 राज्यों का एक संघ था, इसका विघटन किस वर्ष हुआ? जो इसके 15 राज्य थे, ये एक संघ था और ये विघटन सन 1991 में हुआ जब शीत युद्ध का अंत हो गया। और भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि कब हुई? भारत और सोवियत संघ के बीच जो मित्रता हुई थी वो 1971 में हो चुकी थी। इसके पश्चात भारत अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौता कब हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच का जो 10 वर्षीय रक्षा समझौता था ये हुआ था 28 जून 2005 को। हमारे जो रशिया के साथ संबंध हैं वो बहुत
पुराने हैं। अमेरिका के साथ जो रक्षा समझौता हुआ था वो 2005 में हुआ था, और अमेरिका और रशिया के बीच में, सोवियत संघ के बीच में जो मित्रता संधि हो चुकी है वो 1971 में हो चुकी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 है, 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से हैं? ये देश हैं भारत और अमेरिका। भारत सोवियत संघ संधि का नवीनीकरण कब हुआ, उसकी रिन्यूअल कब हुई? जो भारत और सोवियत संघ की जो 1971 की जो संधि थी उसका नवीनीकरण जो हुआ था वो 8 अगस्त 1991 को हुआ। रूसी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो रूसी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति जो बने थे बोरिस येल्त्सिन बने, जिन्होंने जो इससे पहले के राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, उनका तख्ता पलट कर दिया था। तो उसके पश्चात राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन जो हैं वो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इसके पश्चात शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा जो प्रतीक था वो था जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार थी उसका गिरना। सोवियत संघ के पतन के लिए गोर्बाचोव के जिस नीति को उत्तरदायी माना जाता है वो क्या है? वो है पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्त की, जो इन दोनों को उत्तरदायी माना जाता है जो सोवियत संघ का पतन हुआ। ऑप्शन सी रहेगा। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भारत, रूस और चीन के मध्य जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2 जून 2005 को। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का क्या किया है? तो रूस से हमारे पुराने संबंध हैं, तो रूस ने क्या किया है? भारत का समर्थन किया है। किसके अंतर्गत? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके लिए। इसके पश्चात हमारे पास पाठ संख्या है 3, जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ अमेरिका। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? तो इराक ने कुवैत पर सन 1990 में आक्रमण किया। प्रथम खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्रथम खाड़ी युद्ध जो लड़ा गया था वो 1991 में लड़ा गया। दूसरा खाड़ी युद्ध जो लड़ा गया था वो मार्च 2003 में लड़ा गया। तो ये आपने याद रखना है, पहला खाड़ी युद्ध 1991 में और दूसरा खाड़ी युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था मार्च 2003 में। कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध को। अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन चुनौती दे रहा है? तो जो उसकी आर्थिक वर्चस्वता है इस समय अमेरिका की, जो इकोनॉमिक जिसको हम कह सकते हैं उस पावर के रूप में, जो उसके कंपटीटर हैं वो जापान भी है, चीन भी है और भारत भी, यानी कि तीनों जो हैं वो इसको क्या दे रहे हैं? एक तरह की चुनौती दे रहे हैं, उसके कंपटीटर बने हुए हैं। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो अश्वेत राष्ट्रपति थे बराक हुसैन ओबामा, जो कि अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मार्च 2003 में इराक पर हुए हमले को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जो 2003 में इराक पर जो हमला हुआ था उसे यह नाम दिया जाता है। और अमेरिकी वर्चस्व का क्षेत्र क्या है? तो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो विश्व के ऊपर राजनीतिक क्षेत्रों में भी रहा है, आर्थिक क्षेत्रों में भी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। कौन सा देश विश्व में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करता है? सबसे पहला जो जिसको कह सकते हैं हथियारों के ऊपर जो खर्च करने वाला देश है वो है अमेरिका। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब खुला? तो विश्व का जो पहला बिजनेस स्कूल था वो ऑप्शन डी है, 1881 में खुला। और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कितने प्रतिशत की साझेदारी है? तो लगभग 28% जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो किसके नियंत्रण में है? वो अमेरिका के नियंत्रण में है। और अमेरिका देश बना कब था? अमेरिका देश बना था 1776 में। 100 जंगों की एक जंग, ये कथन किसका था? सद्दाम हुसैन का ये कथन था कि 100 जंगों की
एक जंग। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन। ये पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 9/11 की जो घटना है, जो विश्व प्रसिद्ध घटना रही है आतंकवादी हमले की, 9/11 की घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश उस समय के राष्ट्रपति थे। और ये हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और पेंटागन क्या है? पेंटागन जो है वो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका नाम है पेंटागन। और अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। और इसके पश्चात ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच निम्न में से किन दो देशों के विरुद्ध की गई अमेरिकी सैन्य कार्यवाही थी? तो ये अमेरिकी सैन्य कार्यवाही यानी कि ऑपरेशन इनफाइनाइट का जो रिच, इसका जो टाइटल दिया गया था, ये किन दो देशों के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्रवाई थी? वो थी सूडान और अफगानिस्तान के बीच में। सद्दाम हुसैन किस वर्ष पकड़े गए? सद्दाम हुसैन जो पकड़ा गया था वो 2003 में पकड़ा गया। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब उसने जापान को एक तरह से ये कह सकते हैं कि समाप्त ही कर दिया था, उसके 2 शहरों को। उसके पश्चात अमेरिका जो है वो एक विश्व की शक्ति के रूप में उभरा। ब्रेटन वुड प्रणाली का जन्म कब हुआ? ब्रेटन वुड प्रणाली का जन्म, इसका जन्म भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। सन 1881 में विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? तो भारत का जो विश्व का पहला बिजनेस स्कूल 1881 में खुला था और ये खुला था अमेरिका में। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला कब किया गया? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला सन 1941 में किया गया था। और विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की प्रतिशतता कितनी है? जो ट्रेड की अगर हम बात करें, जो आर्थिक जो संपदा है वो 28% है, 28% की हिस्सेदारी है। और व्यापार की अगर हम बात करें तो विश्व के कुल व्यापार में उसका 15% हिस्सा है। भारत अमेरिका के मध्य असैनिक परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये समझौता हुआ था 2008 में। 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसने शिरकत की थी? वो शिरकत की थी बाराक ओबामा। भारत आए थे 26 जनवरी 2015 में। इसके पश्चात अगला है अमेरिकी शक्ति पर निम्न अवरोध हैं। तो इसमें कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं? संस्थागत संरचना है, अमेरिकी समाज की स्वतंत्र प्रवृत्ति है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसके तीनों ही अवरोध हैं, ये तीनों इसके रास्ते की रुकावटें हैं। और सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? तो सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय वहां पर काम करते हैं। तो ये इस पाठ से संबंधित जो थे प्रमुख प्रश्न उत्तर थे। अब चलते हैं अगले पाठ पे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये पाठ हमारा पाठ संख्या 4 है और इसके भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी सन 1992 में। मार्शल योजना का संबंध किस देश से है? मार्शल योजना का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। आसियान किसका संगठन है? आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। और इसके पश्चात भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? वो मैकमोहन रेखा है। और जो यहाँ पे आप रेड क्लिफ देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है। इसके पश्चात हमारे पास अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है। भारत और चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो नदी जल बंटवारा नहीं है, घुसपैठ की समस्या भी नहीं है, सीमा पर आतंकवाद भी नहीं है। जो सीमा विवाद है जिसके अंतर्गत कई बार भारतीय और चीन है उनके बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो बॉर्डर लाइन के ऊपर, वो सीमा विवाद के कारण है। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यूरोप में यूरो मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो 2002 में हुआ था। एशियान की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है उसकी जो स्थापना की गई थी वो
1967 में की गई थी। और भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ? ये समझौता हुआ था 1 जनवरी 2009 को। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1957 में या 59 में या 79 में या 60 में कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1979। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन की जो साम्यवादी क्रांति थी वो हुई थी 1949 में। रशिया की 1917 में हुई थी, चीन की 1949 में हुई थी। भारत में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? वो हैं 27। और पंचशील समझौता किन के मध्य हुआ? ये पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य में हुआ था। और एशियन जो है इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? इनमें देशों की जो संख्या है वो 10 है। यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उन देशों के मिलाकर जो संगठन बना है, उन संगठन में जो देश हैं वो 10 देश हैं। जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उसमें तीसरा स्थान है। यानी कि जापान जो है जो 1945 में एक बार बिल्कुल ये कह सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक और भौगोलिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था, एक तरह से समाप्ति की कगार पर था। आज उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में 3rd नंबर पर है। इसके पश्चात चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था अक्टूबर 1962 में। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब प्रारंभ की? चीन ने मुक्त द्वार की नीति जो थी वो प्रारंभ की थी 1978 के अंदर। चीन में कृषि का निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण वो कब किया गया था? तो वो निजीकरण हुआ था 1982 में। चीन ने कृषि का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। खुले द्वार नीति की किस देश द्वारा जो इसको अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया है चीन के द्वारा। भारत ने पूरब की ओर देखो ये नीति कब अपनाई? तो ये नीति अपनाई गई थी सन 1991 में। अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत यूरोप के पुनर्गठन में भारी आर्थिक सहायता दी? अमेरिका द्वारा जो सहायता दी गई थी वो योजना थी मार्शल योजना। इसका जिक्र हम पाठ नंबर 1 के प्रश्न में भी कर चुके हैं कि ये योजना किससे संबंधित थी? तो उसका उत्तर था आर्थिक सहायता से संबंधित थी। जब यूरोप के देशों का पुनर्गठन शुरू हुआ तो ये जो योजना थी इसके अंदर सबसे बड़ी सहायता देने वाला, आर्थिक सहायता देने वाला वो कौन था? वो अमेरिका था। और इस योजना का नाम था मार्शल योजना। राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय परिषद की रचना कब की गई? तो ये रचना की गई सन 1949 में। यूरोपीय संघ का क्या क्या अपना है? तो यूरोपीय संघ का झंडा और गान भी है और मुद्रा भी है, यानी कि यूरो भी है इसकी। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों। आसियान के संस्थापक सदस्य कौन से हैं? आसियान के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर और थाईलैंड भी है और फिलीपींस भी है। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। भारत ने आसियान के निम्न किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो हस्ताक्षर किए हुए हैं मुक्त व्यापार के लिए वो थाईलैंड और सिंगापुर से किए हुए हैं। चीन 1949 में साम्यवादी क्रांति किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो ये देंग शियाओपोंग इसका चीन में 1949 की साम्यवादी क्रांति किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल था सोवियत मॉडल। ये सोवियत मॉडल के ऊपर आधारित थी, जैसा 1917 में हमने बात की थी उसी के आधार पर यह क्रांति हुई थी। और 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की? देंग शियाओपोंग ने जो है खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? तो उद्योगों का जो निजीकरण किया गया था वो किया गया था 1998 में, यानी कि 1982 में कृषि का निजीकरण और उद्योगों का निजीकरण 1998 में। भारत व चीन के आर्थिक संबंध कैसे हैं? तो भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध हैं वो अच्छे कहे जा सकते हैं।
अमेरिकी सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभर कर आया है? तो अमेरिकी सत्ता के विकल्प के रूप में यूरोपियन संघ और आसियान जो है वो उभर कर सामने आया है। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो ये जो सितारे हैं ये 12 हैं। चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? ये था शी जिनपिंग, यानी कि ऑप्शन जो डी है, शी जिनपिंग के नेतृत्व में ये जो है क्रांति हुई थी। और इसके पश्चात चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग ही हैं, जिनके नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। और सन 1998 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया? तो श्री राजीव गांधी ने, जो समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन का दौरा किया। और आबादी की दृष्टि से जापान का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, आर्थिक स्थिति में अगर देखा जाए इकोनॉमिक पावर के रूप में तीसरा स्थान है और आबादी की दृष्टि से जापान का 10वां स्थान है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 37, यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्य कौन हैं? तो यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन और फ्रांस। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? जो चीन शामिल हुआ था वो 2001 में शामिल हुआ। सन 2007 में किन दो देशों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की? बुल्गारिया और रोमानिया, ये दो देश थे जो 2007 में यूरोपीय संघ के सदस्य बने हैं। और प्रश्न संख्या 40, सन 1967 में 5 एशियाई देशों ने किस संघ की स्थापना की है? तो वो आसियान जो है, जिसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्वी के जो देश हैं एशिया के, उनकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर इसकी संघ की स्थापना की थी। तो ये जो प्रश्न थे ये हमारे पाठ संख्या 4 में से थे। अब हम बढ़ रहे हैं समकालीन दक्षिणी एशिया। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगला पहला प्रश्न है, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, कहाँ का? यूरोप का, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या दक्षिणी एशिया का? तो ये दक्षिणी एशिया का महत्वपूर्ण संगठन है। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो सन 1985 में इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में जो सार्क के सदस्य हैं वो 8 देश इसके सदस्य हैं। फरक्का बांध समस्या जो है इसका संबंध किससे है? फरक्का बांध जो है वो भारत और बांग्लादेश के लिए समस्या का कारण है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के देशों में शामिल है? तो एशिया के देशों में ये सभी देश शामिल हैं, भारत भी, पाकिस्तान भी और श्रीलंका भी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? तो जो नेपाल है वो इस समय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व के अंदर इसकी उपस्थिति दर्ज होती है। और श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? श्रीलंका ने सन 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। न्यू मूर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में झगड़े की जड़ रहा है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में झगड़े की जड़ रहा है, यानी एक तो फरक्का बांध और एक न्यू मूर द्वीप जो है, आइलैंड जो है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में समस्या का कारण है। और निम्नलिखित देशों में सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो चाइना सार्क का सदस्य नहीं है। भारत भी है, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। इसके पश्चात सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली, भारत में सार्क का मुख्यालय है। शिमला समझौता किनके बीच में हुआ था? शिमला जो समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इनमें से, इन देशों में से जो सार्क का सदस्य कौन सा है? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या रूस? तो वो सदस्य है भारत, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें से कोई भी सार्क का सदस्य नहीं है। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? सन 1971 में इसकी स्थापना हुई। इससे पूर्व से क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। काछा थीवू टापू द्वीप विवाद का मामला किन देशों के बीच में है? तो काछा थीवू जो टापू है वो मामला है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके पश्चात शिमला समझौता की हमने बात की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? सन 1972 में हुआ था। साफ्टा का अर्थ क्या है? साफ्टा का अर्थ है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, साफ्टा का अर्थ है। और निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है, पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, चाइना भी, बांग्लादेश भी,
जापान जो है वो उसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती, तो ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। महाकाली संधि किन दो देशों के बीच हुई? महाकाली जो संधि हुई थी वो भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। इसके पश्चात नेपाल का नया संविधान कब लागू किया गया? तो नेपाल का जो नया संविधान लागू किया गया था वो सितंबर 2015 को लागू किया गया था। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कब हुआ? तो 1966 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था उसका नाम था ताशकंद समझौता, और इस समझौते के दौरान, यात्रा के दौरान, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो स्वर्ग सिधार गए थे। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इस समय इमरान खान जो हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? आरिफ आलवी जो हैं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में शासन की कौन कौन सी प्रणाली लागू है? तो बांग्लादेश के अंदर जो शासन की प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहाँ पे लागू है, और प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे शेख हसीना। नेपाल कब बन गया है आज? यानी कि जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात आई तो नेपाल की इस समय स्थिति क्या है? एक गणतंत्र राज्य है। उसके पश्चात भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री, वर्तमान समय में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? तो वो हैं केपी शर्मा ओली, जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति वो हैं विद्या देवी भंडारी, जो हैं वो वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं। किस देश के दिसंबर 2008 में अपने देश के कैबिनेट बैठक एवरेस्ट पर की थी? तो एवरेस्ट पे करने वाला जो कैबिनेट बैठक को वो देश था नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ी है वहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये क्या है? ये एक ये कह सकते हैं सैनिक संस्था है। और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका के किस भाग में से अलग देश की मांग कर रही है? तो जो ये मांग कर रही है, ये कर रही है उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको वो एक स्वतंत्र तमिल लोगों के लिए जो एक स्वतंत्र राज्य देश बनाने की मांग कर रही है। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया था? 1987 में इसको भेजा गया था। और भारतीय शांति सेना को श्रीलंका क्यों भेजा गया था? तो इसके पीछे कौन कौन से कारण थे? ये जो भेजने का प्रमुख कारण था वो था श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद थी, एक प्रयास था जिसमें भारत सरकार ने सहयोग दिया था। दक्षेश यानी कि सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिणी एशियाई जो प्रादेशिक सहयोग संघ, ये इसका हिंदी नाम है, सार्क का पूरा नाम। उसके पश्चात सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू के अंदर है, नेपाल के अंदर है। और दक्षिणी एशियाई अधिमान व्यापार समझौता की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी कहाँ मिली और कब मिली? तो दक्षिणी एशियाई अधिमान व्यापार समझौता की जो स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी जो मिली थी वो 1993 में मिली थी बांग्लादेश ढाका के अंदर। और दक्षेश की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सार्क की जो स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है तो देखिए, ध्यान से पढ़िए। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की कामना, विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, और इसके बाद एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास और सूझबूझ की दृष्टि से देखना, या सभी। तो इसके लिए उत्तर रहेगा सभी। इस तीनों उद्देश्यों के साथ सार्क की स्थापना की गई है। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था वो 1985 में ढाका के अंदर हुआ। और इसका दक्षेश का सदस्य है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य है। और इसके बाद सन 2006 में सार्क के सदस्य कितने देश थे? वो 7 देश थे। और अब कितने सदस्य हैं? अब इसमें कितने सदस्य शामिल हो चुके हैं? तो अब तक इसके टोटल जो हैं, कुल जो है वो 19 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। 14वां शिखर सम्मेलन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन हुआ था भारत में। और 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? 18वां हुआ नेपाल के अंदर। और निम्न में से एक भारत का पड़ोसी देश नहीं है।
तो नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है। अमेरिका जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। 1972 में भारत बांग्लादेश के बीच कितने वर्षों के लिए संधि हुई? तो ये जो संधि हुई थी ये 25 वर्षों के लिए संधि हुई थी। और भारत श्रीलंका के बीच समझौता कब हुआ? 29 जुलाई 1987 को। प्रश्न संख्या 48 है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1965 में भी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और 1971 में भी आक्रमण किया था। तो इसका उत्तर जो रहेगा ए और बी दोनों। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। 1965 के आक्रमण के बाद ताशकंद समझौता हुआ और 1971 के आक्रमण के बाद शिमला समझौता हुआ। कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। भारत पाक के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो भारत पाक के बीच तनाव का जो मुख्य कारण है वो है कश्मीर विवाद। तो उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, आगरा शिखर वार्ता किन दो देशों के बीच हुई थी? आगरा शिखर वार्ता हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। 3 बीघा गलियारा भारत ने बांग्लादेश को कब हस्तांतरित किया? तो 3 बीघा गलियारा जो था वो 26 जून 1992 को हस्तांतरित किया गया। चकमा शरणार्थी समस्या किन दो देशों के बीच में है? चकमा शरणार्थी जो समस्या है भारत और बांग्लादेश के बीच में ये समस्या है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और रेड क्लिफ क्या है? वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। श्रीलंका की मुख्य समस्या क्या है? श्रीलंका की जो प्रमुख समस्या है तमिल भाषी नागरिकों की समस्या है, जिसके कारण जो लिट्टे फ्रंटियर जो हैं उनके साथ समस्या बढ़ती जाती है। तो जिसके लिए भारत ने शांति सेना भी भेजी थी 1988 में। इसके पश्चात शास्त्री सिरी भावो भंडार नायके का समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1964 के अंदर हुआ था। शास्त्री जी और सिरी भावो भंडार नायके के बीच में समझौता 1964 में। भारत श्रीलंका शांति समझौता किसके बीच तथा कब हुआ? भारत श्रीलंका जो समझौता था वो राजीव और जयवर्धने के बीच में ये समझौता 1987 में हुआ था। और इसके पश्चात भारत भूटान जो मैत्री संधि हुई है वो कब हुई है? वो हुई है अगस्त 1949 में। इसके पश्चात अगला जो इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया। तो वो कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर जो अधिकार किया था वो 1950 में किया। दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली थी वहां से भाग कर आकर? तो 1959 में दलाई लामा ने भारत सरकार से शरणार्थी के रूप में मांग की। और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था वो कब हुआ? वो 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन का जो भारत पर आक्रमण था वो सन 1962 में हुआ। भारत और चीन के बीच जो विवाद का कौन सा बिंदु नहीं है? तो तिब्बत का प्रश्न नहीं है, दलाई लामा का प्रश्न नहीं है, या सीमा विवाद का प्रश्न नहीं है, या नदी जल विवाद। तो इनमें से कौन सा बिंदु है जो दोनों के देशों के बीच में विवाद का कारण नहीं है? तो भारत और चाइना के बीच में नदी जल विवाद नहीं है। बाकी ये तीनों कारण हैं, सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न, दलाई लामा का प्रश्न, ये तीनों कारण हैं भारत और चाइना के बीच में विवाद के लिए। और भारत के किस पड़ोसी देश में माओवादी हिंसा का नया दौर आरंभ हुआ है? तो वो जो माओवादी हिंसा है वो शुरू हुई है नेपाल के अंदर। भारत के किस पड़ोसी देश में लोकतंत्र की बहाली कर नई सरकार का गठन किया गया है? तो लोकतंत्र की बहाली के बाद नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी और इसके पश्चात भूटान में भी, यानी कि तीनों ही देश इसमें ऐसे हैं भारत के पड़ोसी देश, यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई है। प्रथम दक्षेश पुरस्कार किसे दिया गया? तो जियाउर रहमान को ये पहला जो दक्षेश पुरस्कार था वो दिया गया। सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग था? 1947 से 1971 तक ये जो था वो पाकिस्तान का अंग था। इसको पूर्वी पाकिस्तान
कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो था वो कब हुआ था? वो 1971 में युद्ध हुआ था। सन 1960 में भारत व पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सन 1960 में भारत व पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बांग्लादेश और भारत के बीच किन नदियों की हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, इन दोनों के हिस्सेदारी को लेकर दोनों में मतभेद है। श्रीलंका की राजनीति पर किसका दबदबा है? तो सिंघली समुदाय, जो श्रीलंका के अंदर जो राजनीतिक दबदबा है वो है सिंघली समुदाय का। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 76, एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता है? एशिया का जो रोगी कहा जाता है वो चीन देश को कहा जाता है। और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। और पाकिस्तान की स्थापना का कारण क्या था? विभाजन था, भाषाई मतभेद, हिंदुत्व या आतंकवाद। तो जो पार्टीशन हो गया था देश की आज़ादी के समय, तो विभाजन इसका प्रमुख कारण था। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में अमेरिका ने किस देश का साथ दिया? और इसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था? वो पाकिस्तान का साथ दिया था। और भारत व बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे के लिए कब समझौता हुआ? ये समझौता हुआ दिसंबर 1996 को। मई 2014 में पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री भारत आए थे? तो यहाँ पर जो नवाज शरीफ जो थे वो 2014 में भारत आए थे। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत का जो परमाणु परीक्षण था वो पहले मई 1974 में हुआ था। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 83, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के लिए बस से लाहौर की यात्रा की? तो ये यात्रा की थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत की यात्रा कब की? अक्टूबर 2011 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत की यात्रा की। और भारत के वर्तमान जो विदेश मंत्री हैं वो हैं GS जयशंकर। ठीक है जी, तो ये इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बहुत ही लंबा पाठ था और महत्वपूर्ण प्रश्न भी कई बन रहे थे। इसके पश्चात जो अगला पाठ है, पाठ संख्या 5, वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है? स्वर्ग, आसियान, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूरोपियन संघ? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, UNO को। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो इनमें से आर्थिक संगठन है यूरोपियन संघ भी, आसियान भी और सार्क भी। यानी कि ये जो तीनों हैं, यहाँ पे सार्क लिखा हुआ है, तो ये तीनों जो हैं बाकी ये क्या है वास्तव में जो आर्थिक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन इनमें से क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संगठन है? तो गैर सरकारी संगठन जिसमें सरकार की भूमिका नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स, ये तीनों क्या हैं? ये सरकार के संगठन नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये जो हैं ये वर्तमान महासचिव हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, एक यूनिट है किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। और इस संघ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। और प्रश्न संख्या 7 है, संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दिक प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए गए? जो सहस्त्राब्दिक प्रस्ताव है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे सितंबर 2000 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन शांति निर्माण आयोग की स्थापना ये की गई थी दिसंबर 2005 को। और WTO जो है विश्व व्यापार स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये वर्ष 1945 में, यानी 24 अक्टूबर जो है ये इसका स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। और चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का प्रारंभिक सदस्य है?
तो भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में इन सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो सदस्यों की संख्या है वो है 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो वो 5 वर्ष के लिए महासचिव चुने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, वो कहाँ पर है? वो हेग में स्थित है। इसके पश्चात पहला कौन सा भारतीय था जो महासभा का अध्यक्ष बना? तो वो थे विजय लक्ष्मी पंडित, जो है पहली अध्यक्षा रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 20 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की विधि का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए थे। इनमें से कौन ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे? वो थे श्री नागेंद्र सिंह, भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिन्होंने न्यायाधीश की भूमिका निभाई। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स के नाम से ये घोषणा की गई थी। और अभी तक गुटनिरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो 18 जो हैं वो सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें से 14वां भारत में हुआ था। और इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। गुटनिरपेक्ष देशों की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनकी जो वर्तमान संख्या है वो 120 है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग क्या हैं? तो महासभा भी इसका मुख्य अंग है, सुरक्षा परिषद भी, और आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण मानवता को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ है वो मानवता को स्वर्ग की ओर लेकर नहीं जाएगा बल्कि उसे नरक से बचाएगा? ये कथन है डैग हैमरशोल्ड का। बातों की दुकान, हाँ, संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे भाषण व सभाएं होती हैं, विशेषकर इसकी महासभा की वार्षिक सभा में। यह कथन किसका है? ये शशि थरूर जो हैं उनका ये कथन है कि ये बातों की दुकान है। वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल जो स्थायी सदस्य हैं वो क्या है? वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना की गई थी 1957 में। और ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में कि यह गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बिल्कुल ठीक है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है, बिल्कुल ठीक है। यह मानवाधिकार हनन पर वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है, बिल्कुल ठीक। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य बना? तो 192वां सदस्य बना है मॉन्टेनीग्रो। ये 192वां सदस्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा है? तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों हैं, रूस और चीन और अमेरिका, ये पांचों जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो है 190, जो इसके कोष के सदस्यों की संख्या है। और भारत कब बना था? इसका जो सदस्य बना था वो 30 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कैसा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉडी है। और पहला विश्व युद्ध ये पहले भी आ चुका है,
1914 से 1918। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना हुई थी? उस समय राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य किसमें शामिल होते हैं? वो महासभा में शामिल होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिग्वे ली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई देश से महासचिव कौन थे? एशियाई देशों में से सबसे पहले यू थांट जो थे वो एशियाई देशों से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। पहली बार वो जो यूएनओ के क्या बने? महासचिव बने। और संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस समय 20 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र कितने देशों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे? तो उसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में, वो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या कार्य है? इसका जो प्रमुख कार्य है वो है मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? जिसकी हमने ऊपर बात की थी, 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या जो 49 है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी कि जो वीटो पावर है वो किन सदस्यों को प्राप्त है? वो स्थायी सदस्य हैं, उनको वो जो है पावर प्राप्त है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं। 1989 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए? तो RS पाठक जो हैं ये 1989 में चुने गए थे। और सबसे पहले जो थे वो नागेंद्र सिंह थे। इसको आपने याद रखना है। पहले जो भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने गए थे वो नागेंद्र सिंह हैं। और 1989 में जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे वो RS पाठक थे। सन 1956 में यूनेस्को के प्रधान कौन चुने गए? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे वो यूनेस्को के प्रधान चुने गए। सन 2003 में किसे संयुक्त राष्ट्र में नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त किया गया? तो श्रीमती किरण बेदी जो थी, जो पहली महिला IPS हैं भारत की, उन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र में नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय के लिए है? तो वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो पार्ट है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी का निर्बाध प्रवाह या वस्तुओं का निर्बाध प्रवाह या सेवाओं का। तो पूंजी, वस्तु और सेवा, इन तीनों चीजों का जो निर्बाध प्रवाह है वो कहलाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के आयाम क्या हैं? तो राजनीतिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं, यानी कि तीनों आयामों पर ये प्रभाव डालता है। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। और जैसे कि वैश्वीकरण के भी तीनों अर्थ हैं, इसका उत्तर भी क्या है पहले का, वो भी उपरोक्त सभी है। वैश्वीकरण के कितने आयाम हैं? तो वैश्वीकरण के आयाम हैं 2। वैश्वीकरण के कौन कौन से पक्ष हैं? तो सकारात्मक भी हैं और इसके नकारात्मक भी हैं, दोनों पक्ष हैं जो वैश्वीकरण के पक्ष हैं। विश्व के वैश्वीकरण के क्या कारण हैं? विश्व के वैश्वीकरण के जो कारण हैं वो हैं एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना, तकनीकी विकास, राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता। तो इसके लिए तीनों कारण हैं वो उत्तरदायी हैं, तो उसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो पूंजी, तकनीक, श्रम और खुली अर्थव्यवस्था, ये तीनों इसके कारण है, तो उसका उत्तर भी क्या रहेगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रों में सांस्कृतिक दूर करने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? तो सबसे पहले इंटरनेट ने भी हमें अपने आपस में जोड़ दिया है और इसके साथ साथ टेलीविजन ने भी किया है, सैटेलाइट ने भी किया है, तो उसका उत्तर क्या रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है यूएनओ का, उसने भी भूमिका निभाई है, यूनेस्को का, और विश्व बैंक ने भी और विश्व व्यापार संगठन ने भी, यानी कि तीनों ही इसके कारक रहे हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। तो उसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या हैं? तो वैश्वीकरण के जो सकारात्मक परिणाम हैं वो राष्ट्रों का संतुलित विकास भी हो रहा है,
विश्व शांति को प्रोत्साहन भी मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों का मेल भी हो रहा है, तो उसका उत्तर भी रहेगा उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो विकासशील जो राष्ट्र हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, उनका शोषण हो रहा है। इसके पश्चात उपनिवेशवाद एक नए रूप में जन्म ले रहा है और आय का असमान वितरण, यानी कि जो अमीर देश हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है, तो इसका उत्तर भी रहेगा, क्योंकि तीनों कारण है उपरोक्त सभी। भारत ने औद्योगिक नीति का निर्माण कब किया? तो भारत ने औद्योगिक नीति का निर्माण किया था सन 1956 में। भारत ने वैश्वीकरण को कब अपनाया? भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया था 1991 में। वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत ने अपनी नीति में कौन से मुख्य बदलाव किए? तो इसने जो संरक्षणवाद की नीति थी उसका त्याग किया, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया, लाइसेंस व्यवस्था में छूट दी गई। तो यानी कि ये तीनों काम भारत सरकार ने किए और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1 जनवरी 1995 को हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना कब की गई? वर्ल्ड सोशल फोरम की जो स्थापना की गई थी वो 2001 में की गई थी। और इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? वो ब्राजील के अंदर हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी बैठक मुंबई में हुई थी? तो मुंबई में जो बैठक हुई थी वो बैठक थी चौथी, यानी 4th जो मीटिंग थी वो मुंबई में हुई। और 7वीं बैठक कहाँ पर हुई? ये नैरोब केनिया के अंदर हुई थी, ये वो 7वीं बैठक थी। इसके पश्चात 19वां जो प्रश्न है, वर्ष 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो सिएटल में ये संपन्न हुई। वर्ष 2021 में विश्व व्यापार संगठन की वाणिज्य मंत्रियों की जो बैठक हुई, जो वो कहाँ पर हुई थी? दोहा, कतर के अंदर ये बैठक हुई। वर्ष 2006 में जो विश्व व्यापार संगठन की वाणिज्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? 2006 की जो मीटिंग हुई थी वो जेनेवा में हुई थी। देखिए, 1999 की सिएटल के अंदर, 2001 की दोहा के अंदर और 2006 की जेनेवा के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाने का निर्णय किस प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया था श्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा। और वर्तमान में किस देश की मुद्रा वैश्विक मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है? तो अमेरिका का जो डॉलर है उसको वैश्विक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अगला पाठ हम बढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से सबसे पहला प्रश्न है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये शीर्षक से जो भाषण दिया था वो किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी? तो समक्ष जो चुनौतियां थी भारत के, जब स्वतंत्र भारत इमर्जिंग इंडिया जो बन रहा था, तो देश को एकता में सूत्र बांधने की, लोकतंत्र की स्थापना की और समाज मूलक विकास की, ये तीनों चुनौतियां, यानी कि इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। कल हम अंग्रेजी राज्य से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। ये कथन किसका है? ये कथन था महात्मा गांधी का, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। भारत का विभाजन कब हुआ? अगस्त 1947 को। आप परिचित हैं, इसके बारे में जानते हैं। और ब्रिटिश शासित जो भारत को किस नाम से जाना जाता था? उसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। और द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किस दल ने की? वो मांग की थी मुस्लिम लीग ने, जो जिन्ना ने इसकी मांग की थी, उनके नेता थे वो। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का यह नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी कि जिस प्रकार गांधी जो हैं ना चाहते हुए भी उनको विभाजन के लिए अपनी जो अनुमति है, अपनी स्वीकृति देनी पड़ी, लेकिन उनमें से भी एक पश्चिमोत्तर जो है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ, जो वेस्टर्न कंट्री जो सीमा थी उसका प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने
असहयोग आंदोलन में गांधी की तरह भूमिका निभाई थी, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। ब्रिटिश संसद के किस कानून द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किस एक्ट के तहत भारत को आज़ादी दी गई, तो वो था भारत स्वतंत्रता कानून 1947। खुदाई खिदमतकार नामक जो संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? ये 1929 में इसकी स्थापना हुई। और किसके द्वारा की गई? ये स्थापना की गई खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो एटली थे, क्लीमेंट एटली उनका पूरा नाम था। 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी जो थी वो कितने प्रतिशत थी? वो 12% थी। जब 1951 में जो ये कह सकते हैं इसकी गणना की गई। और महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? महात्मा गांधी की जो हत्या थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। और इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 17। गांधी जी की हत्या के बाद निम्न में से किस संगठन को प्रतिबंधित किया गया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार जो भारत में बनी थी वो 14 अगस्त 1947 को बनी थी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने विभाजन किया, एक नक्शा तैयार किया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का, तो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ। तभी तो उनकी जो हमारी सीमा रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ। रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे? रियासती मंत्रालय के जो मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके मंत्री थे। और इसके पश्चात रियासती मंत्रालय का सचिव किन्हें बनाया गया? वीपी मेनन, जो इनके सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पूरे देश को, ये कह सकते हैं सभी रियासतों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। इसके बाद जूनागढ़ के नवाब का नाम क्या था? महावत खान उनका नाम था। और हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद का जो उस समय का निजाम था उसका नाम था उस्मान अली खान। तो जूनागढ़ रियासत थी और हैदराबाद भी रियासत थी, जिन्होंने मना कर दिया था शुरुआती दौर में कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और जम्मू कश्मीर का उस समय का जो राजा था वो राजा जो थे उसका जो नाम था वो था राजा हरि सिंह। तो इस प्रकार राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? 26 अक्टूबर 1947 की मध्य रात्रि को इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। और हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, किसके प्रयासों से हुआ? तो उसमें अहम भूमिका थी किनकी? वो अहम भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हैदराबाद का भारत में विलय किया था सितंबर 1948 को किया था। और जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किया गया था वो फरवरी 1948 में किया गया। यानी कि पहले जूनागढ़ का हुआ और उसके बाद हैदराबाद का हुआ। और गोवा उपनिवेश जो था वो क्या था? वो किसके अंडर में था? उस समय पुर्तगाल के अंडर था। अभी जो है गोवा को आज़ादी नहीं मिली थी। उसके पश्चात किसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? तो वो मुक्त करवाया गया गोवा को। उसके पश्चात केंद्र सरकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को टालना चाहती थी। जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है, इससे क्या खतरा था? तो इससे दोनों प्रकार के खतरे थे। देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता था कि भाषा के आधार पर अगर स्टेट बना दिए जाएंगे तो भारत के अंदर से ही कितने देश उभर कर सामने आ जाएंगे। और इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था। उस समय भारत के सामने बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भी थी। निम्नलिखित में से किस रियासत को सैनिक कार्यवाही के लिए भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो सैनिक कार्यवाही के लिए जो सम्मिलित किया गया था वो हैदराबाद को सम्मिलित किया गया था। और किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया था? वो किया गया था जूनागढ़ को। यानी कि जूनागढ़ के अंदर क्या किया गया था? जनमत संग्रह करवाया गया। और जो हैदराबाद था वहाँ पे सैन्य कार्यवाही की गई। और किस रियासत को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो विलय पत्र के आधार पर वो जम्मू कश्मीर को, यानी कि तीनों जो रियासतें थी उनको भारत में शामिल करने के जो तरीके रहे वो अलग अलग रहे।
किस प्रांत में भाषाई आधार पर राज्य गठन के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई? तो राज्य गठन के लिए जो भाषाई आधार में सबसे पहले आवाज जो उठी थी वो मद्रास से उठी थी। और मद्रास प्रांत में भाषाई आधार पर किस राज्य के गठन की मांग की गई? उसका नाम था आंध्र प्रदेश। और उसके बाद अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर यह गांधीवादी नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका नाम क्या था? पोट्टी श्रीरामुलु। ये जो थे इन्होंने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की मांग को लेकर जो थे वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। पोट्टी श्रीरामुलु को कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी? तो 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया? ये गठित किया गया था 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था इसको संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसको संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। यानी कि पहले जो आयोग का गठन हुआ फिर उसको संसद से मान्यता प्रदान की गई, वो 1956 में की गई। और इसको लागू किया गया था वो 1 नवंबर 1956 से लागू कर दिया गया था। बम्बई राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो बम्बई राज्य का जो पुनर्गठन था वो 1960 में हुआ था। इसी प्रकार महाराष्ट्र व गुजरात 1960 से पहले किस प्रांत का हिस्सा थे? तो इससे पहले ये बम्बई प्रांत के हिस्से थे, मुंबई भी और गुजरात भी। हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ वो कब हुआ, अथवा पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ? वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों को जो पुनर्गठन करके उनको अलग कर दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो 1963 को दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल ये राज्य कब अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो ये सन 2000 में ये अलग अस्तित्व में आए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। भाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई? भाषा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो सन 1955 में की गई थी। भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। तो बीजी खरे जो थे वो भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करके किन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है? तो इसमें दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों इसका उत्तर रहेगा, ए और बी दोनों। विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी? उस समय भारत में 565 रियासतें थी। आज़ादी से पहले मणिपुर के राजा जो थे वो कौन थे? वो बौद्ध चंद्र सिंह जो थे वो मणिपुर के राजा थे। और तेलंगाना राजा का गठन जो किया गया था वो कब हुआ? 2 जून 2014 को। किस राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का विघटन करके जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य गठन से पहले किस प्रांत का हिस्सा था? वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। यानी कि वहां से उत्तराखंड जो है उसको अलग किया गया है। तो ये हमने 8 जो पार्ट थे आपके 15 में से उनके एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अब इसका जो अगला भाग है वो हम कल आपके लिए लेकर उसको उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो और परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल के वीडियो को देखना ना भूलें। कल का जो प्रीमियर होगा उसके अंदर जो पाठ संख्या 9 से लेके 15 तक के जो प्रश्न है वो आपके सामने रखे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।